नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि आपको विधिवत है कि निरंतर हम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे। जो संयुक्त व्यवस्था के बारे में पढ़ते हुए हम जो हमारे द्वारा कई सम्मेलनों का अध्ययन किया, जिसमें वेरोना सम्मेलन का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया। हमने देखा किस तरीके से जो वेरोना सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। वेरोना सम्मेलन को बुलाने के प्रति जो उद्देश्य कारण थे, वही उद्देश्य और कारण इस सम्मेलन को बुलाने के पीछे थे। मूल रूप से ये सम्मेलन बुलाया जाता है। जो बात की जाए आज की क्लास में, हम जो एक तो मुनरो के सिद्धांत के बारे में बात करें। कांग्रेस व्यवस्था यानी कांग्रेस व्यवस्था किसे कहते हैं? संयुक्त व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस प्रणाली कहा गया था। इसमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो इस व्यवस्था को लेकर उसके द्वारा जो मुनरो के द्वारा जो अपने सिद्धांत, अब ये मुनरो कौन था? मुनरो ये तत्कालीन समय में बात की जाए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका नाम मुनरो था। उसके द्वारा जो अपनी नीति पॉलिसी, जो स्पेन के जो दक्षिण अमेरिका में स्थित जो उपनिवेशों के बारे में उसके द्वारा जो अपनी नीति का जो स्पष्टीकरण दिया जाता है, अपनी नीति उसके द्वारा बताई गई, उसे ही क्या कहते हैं? मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो हम आज की क्लास में जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो अंतिम सम्मेलन जो रूस में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछली क्लास की अगर बात की जाए तो पिछली क्लास में निरंतर हम जो संयुक्त व्यवस्थाओं में जो आयोजित सम्मेलनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने एक्सलास सैपेलन सम्मेलन को पढ़ा है, ट्रोपो सम्मेलन को पढ़ा है, वेरोना सम्मेलन को पढ़ा है, और आज जो अंतिम जो हम सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन को पढ़ेंगे। ये जो अंतिम सम्मेलन होता है, इसके पश्चात क्या हो जाता है? यूरोपीय व्यवस्था का जो विभाजन हो जाता है, यूरोपीय व्यवस्था क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है उसके पश्चात। और उसके अलावा जो मुनरो के द्वारा जो सिद्धांत दिया जाता है, उस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं निरंतर अपनी क्लास में जो कांग्रेस व्यवस्था और मुनरो सिद्धांत। कांग्रेस व्यवस्था किसे कहते हैं? यूरोप की वही संयुक्त व्यवस्था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप है, उसे ही क्या कहा जाता है? कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, कांग्रेस व्यवस्था कहा जाता है। और मुनरो के सिद्धांत, अब ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसके द्वारा जो अपनी नीति स्पष्ट की जाती है, जो कौन से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित उपनिवेशों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली जो वेरोना सम्मेलन में देखा कि स्पेन के द्वारा जो दावा किया जाता है दक्षिण अमेरिका में स्थित जो उपनिवेश है, उन पर पुनः अधिकार करने का, इस बात का विरोध जो मुनरो के द्वारा भी किया जाता है, जो लगातार निरंतर कैनिंग के द्वारा किया जा रहा है। कैनिंग कौन है? कैनिंग जो कैसलरे के पश्चात जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनता है। अब ये जो इसके द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है, उसका हम जिक्र करते। पहले बात करते हैं मुनरो सिद्धांत की। जो मुनरो के द्वारा अगर बात करें, जो मुनरो के द्वारा जेम्स मुनरो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, इसके द्वारा जो अपनी नीति स्पष्ट की जाती है स्पेन के जो दक्षिण अमेरिका में उपस्थित जो उपनिवेश है उनके बारे में। तो इसके बारे में ये मुनरो कहा जाता है साफ साफ इसके द्वारा जो 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को इसके द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के संबंध में अपनी नीति की घोषणा की, जिसे ही मुनरो सिद्धांत कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित जो उपनिवेशों के प्रति इसके द्वारा जो अपनी नीति की घोषणा की जाती है कि जो हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं और उनके प्रति हमारी क्या जो सोच है, हमारी क्या थिंकिंग है, उसके द्वारा में जो इसके द्वारा स्पष्ट कहा जाता है 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को मुनरो के द्वारा, उसे ही क्या कहा जाता है? मुनरो सिद्धांत कहा जाता है। इसके द्वारा 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को ये घोषणा की जाती है। अब इस घोषणा में ये क्या कह रहा है? इस घोषणा में इसके द्वारा कहा जाता है कि भविष्य में अमेरिकी महाद्वीप में कोई भी यूरोपीय देश अपने उपनिवेश स्थापित नहीं करेगा। भविष्य में अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका भी एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, ये 2 महाद्वीप है। तो इसके द्वारा कहा जाता है कि भविष्य में अमेरिकी महाद्वीप में कोई भी यूरोपीय देश अपनी उपनिवेश स्थापित नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा करेगा तो उसे शत्रुता का व्यवहार समझा जाएगा। इससे स्पेन की आशाओं पर पानी फिर जाता है और 1830 ईस्वी तक सभी स्पेनिश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। इसने स्पष्ट कहा, जेम्स मुनरो के द्वारा ये बात कही जाती है। इसके द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि भविष्य में जो अमेरिकी महाद्वीप है, इस पर कोई भी यूरोपीय देश अपने उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकेगा। अगर किसी यूरोपीय देश के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है तो उसे
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या समझेगा, शत्रुता का व्यवहार समझेगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, सैन्य कार्रवाई करेगा। मूल रूप से देखो तो इसके द्वारा क्या दे दी जाती है, एक स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी जाती है। जैसे ही हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, स्पेन का जो शासक होता है कौन, फर्डिनेंड सप्तम, इसको सिंहासन पर बिठाने में जो मुख्य रोल किसका रहता है, फ्रांस का सबसे अहम रोल रहता है, फ्रांस का। और हालांकि बात की जाए रशिया के द्वारा और प्रशिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा भी इसका समर्थन किया जाता है। फ्रांस को ये अधिकार दिया जाता है फ्रांस के द्वारा 6 महीने में सैन्य कार्रवाई करते हुए जो स्पेन में जो विद्रोह होता है उस विद्रोह का दमन करके जो ये बात की जाए फर्डिनेंड सप्तम को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, निरंकुश शासक बन जाता है। जैसे ही वह शासक बनता है, जैसे ही शासक बनता है उसके पश्चात, शासक बनने के पश्चात जो उसके द्वारा जो पुनः जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित जो उपनिवेश, पहले उन उपनिवेशों पर स्पेन का अधिकार था, लेकिन जब नेपोलियन के समय जो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है बोनापार्ट के समय, तो उसी दौरान जो वो उपनिवेश उसके हाथों से निकल जाते हैं स्पेन से और उन उपनिवेशों के द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। जैसे वेरोना सम्मेलन भी इसी बात को लेकर ब्रिटेन के मध्य झगड़ा हो गया, तो ब्रिटेन इस सम्मेलन वेरोना सम्मेलन से अलग हो गया था। तो पुनः मांग की जाती है फ्रांस के द्वारा, तो समर्थन किया गया, फ्रांस के द्वारा, रूस के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा इस बात का समर्थन किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा इसका पूरा का पूरा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। ब्रिटेन के तो जो कैनिंग है, जो कैनिंग कौन है, विदेश मंत्री, इसके द्वारा कहा जाता है कि अगर स्पेन के द्वारा ऐसा किया जाता है या स्पेन की किसी दूसरे देशों के द्वारा मदद की जाती है जो दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों को पुनः अधिकार करने का प्रयास किया जाता है, तो उसका घोर विरोध करता है और ज़रूरत पड़ी तो ब्रिटेन इसमें जो तलवार उठाने के लिए भी मजबूर हो सकता है और इसका विरोध करने के लिए ब्रिटेन क्या है, जो तलवार भी उठा सकता है। ये जो कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है, जो कैनिंग के द्वारा कहा जाता है। इसने कहा था, इस स्पष्ट कहा कि स्पेन इस उपनिवेशों में स्पेन के अलावा कोई हस्तक्षेप करेगा तो ब्रिटेन तलवार भी उठा सकता है। ये बात लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कह दी कि ये काम सिर्फ स्पेन का, ये स्पेन का आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप करेगा तो ब्रिटेन इसके खिलाफ तलवार भी उठा सकता है। अब ब्रिटेन तो कर ही रहा था विरोध, अब इसके साथ क्या हो गया, अमेरिकी जो राष्ट्र है वो भी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इसके साथ हो जाता है और जेम्स मुनरो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा भी इस बात का विरोध किया जाता है। इसी बात से खुश होकर जो बात की जाए तो इसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा, कैनिंग कौन है, जो बात की जाए विदेश मंत्री, ये कहता है कि मैंने पुरानी दुनिया के शक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए नई दुनिया का सृजन किया। इसने कहा, जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैनिंग के द्वारा कहा जाता है कि मैंने पुरानी दुनिया के शक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए जो नई दुनिया का सृजन कर लिया, यानी निर्माण कर लिया, मैंने तो नई दुनिया बना ली। जैसे शक्ति संतुलन तुमने देखा कि मनमानी यूरोपीय महाद्वीप में इन्हीं देशों की चल रही थी, अब शक्ति के रूप में उभर कर कौन सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सब जो उभर कर आता है वर्तमान समय में। वह भी वर्तमान समय तुम्हें पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही जो एक विशाल, बात की जाए जो सबसे बड़ी शक्ति सुपर पावर के रूप में है, तो ये शक्ति के रूप में उभर कर आता है और ये ब्रिटेन के साथ हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जो ये मुनरो के द्वारा जो सिद्धांत दिया जाता है, ये क्या होता है, मुनरो का सिद्धांत होता है। ये स्पेनिश जो दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश है उनसे संबंधित इसके द्वारा जो अपनी नीति को स्पष्ट किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, मुनरो सिद्धांत कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन की। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है, रूस का एक शहर है, इसमें जो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये संयुक्त व्यवस्था का जो काउंसिल ऑफ यूरोप का क्या होता है, अंतिम सम्मेलन होता है। इसमें अंतिम प्रयास किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो बात की जाए जो सहयोग का अंतिम प्रयास किया जाता है। अब इस सम्मेलन के बुलाने के पीछे भी वही उद्देश्य था जैसा कि हमने वेरोना सम्मेलन में बात की थी। यूनान और टर्की के मध्य जो क्या है, जो झगड़ा चल रहा था, उस विवाद को निपटाने के लिए जो रूस के द्वारा ये सम्मेलन बुलाने का जो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और रूस शहर में किया जाता है 1824 ईस्वी में। इस सम्मेलन में भी वही बात थी और ये मूलतः अंतिम सम्मेलन होता है। इसके पश्चात जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में किसी तरह का कोई सम्मेलन नहीं होता है। ये व्यवस्था जो भंग हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, सभी राष्ट्रों के द्वारा स्वतंत्र नीति का व्यवहार करना शुरू कर दिया जाता है। अब इस सम्मेलन का आयोजन किया गया तो यूरोप जो यूनान है, यूनान और टर्की के मध्य जो सीमाओं को लेकर जो बात की जाए, जो टकराव की स्थिति थी और इसमें जो यूनान का समर्थन कौन कर रहा था, रूस कर रहा था और रूस वहाँ उसे सैन्य सहायता भी जो उपलब्ध करवाना चाहता था, लेकिन टर्की इसका दखल बिल्कुल नहीं चाहता था। टर्की के द्वारा कहा गया था कि यूरोप के महाशक्तियों के द्वारा
बड़े राज्यों का हस्तक्षेप उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं। बड़े राज्यों के हस्तक्षेप का टर्की के द्वारा विरोध भी किया गया था। अब इस सम्मेलन के आयोजन में ब्रिटेन के द्वारा जो शुरुआती तौर में अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि को भेजा गया, ब्रिटेन ये चाहता था बीच मध्यस्थता से किसी तरीके से जो बात सुलझ जाए और सारा का सारा क्रेडिट कौन ले लेगा, ब्रिटेन ले लेगा। और ये तो ऑस्ट्रिया भी इसका विरोधी था, ब्रिटेन भी विरोधी था। ये मानते थे कि रूस का अगर इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया तो इसमें क्या होगा, जो बाल्कन द्वीप समूह है, भूमध्य सागर है, यहाँ पे रूस का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। यही बात इनके द्वारा जो बार बार दोहराई जा रही थी, कही जा रही थी, और रूस किसी तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहता था, लेकिन ये बात नहीं बन पाती है। और ये जो रूस अंतिम प्रयास था कि ये सामूहिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समस्या का जो समाधान है, सबके जो सामूहिक हस्तक्षेप के माध्यम से हस्तक्षेप के द्वारा इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, लेकिन ये समस्या नहीं सुलझ पाती है। बात की जाए ब्रिटेन के द्वारा जो प्रारंभिक समय में जो बैठकों में भाग लिया गया, ठीक है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो टर्की ने बड़े राज्यों के हस्तक्षेप का विरोध किया और यूनानियों ने भी कैनिंग से शिकायत की। यूनानी जो प्रदेश के जो देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा कैनिंग को कहा जाता है कि जो हमें जो हाथ पैर बांध कर टर्की को समर्पित किया जा रहा है, वे समर्पण करने की बजाय अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। यूनानियों के द्वारा इस सम्मेलन का विरोध करते हुए कहा जाता है, कैनिंग को ये अपनी शिकायत की जाती है कि हमारे हाथ पैर बांध के जो टर्की को हमें सौंप रहे हैं और इस सम्मेलन में, और हम अंत तक इसका विरोध करेंगे, जब तक जो आखिरी सांस तक, जो आखिरी योद्धा हमारा जिंदा रहेगा तब तक हम जो विरोध करेंगे। हम जो बात की जाए टर्की के सामने समर्पण नहीं करेंगे। तो ये जो इसमें जो विवाद उलझता ही जाता है। अगर बात की जाए विवाद सुलझाने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किया जाता है, लेकिन विवाद इनका सुलझ नहीं पाता है। अब रूस और ऑस्ट्रिया में भी जो बात की जाए मतभेद उभरने लग जाते हैं। रूस और ऑस्ट्रिया पहले तो ये साथ साथ में थे, अब इनके द्वारा जो बात की जाए हर राष्ट्र के द्वारा ये जो फैसला अपनी स्वतंत्र नीतियों का जो अनुसरण किया जाता है। रूस भी समझ जाता है इस समस्या में, रूस के द्वारा ये तय कर लिया जाता है कि कोई राष्ट्र जो अपना सहयोग नहीं करेगा जो पूर्व की समस्या, उसके प्रति रूस के द्वारा भी स्वतंत्र नीति का जो अनुसरण करना शुरू कर दिया। यानी कि स्वतंत्र नीति यानी कि अपने आप ही खुद ही फैसले लेंगे। अब आपस में बैठकर जो बातचीत करने वाला समय निकल गया, किसी तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये बात रूस के द्वारा भी इस नीति का निर्धारण, और बाकी देश भी इसी तरीके से जो अपनी पॉलिसी को फॉलो करने लगते हैं, अपनी नीतियाँ अपनाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि अंततः एक जो उम्मीद थी संयुक्त व्यवस्था की, वो उम्मीद खत्म हो जाती है और पूर्ण रूप से संयुक्त व्यवस्था का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो ये थी हमारी क्या, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। हमने देखा किस तरीके से ये शुरू होती है और किस तरीके से जो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंतिम प्रयास भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के सम्मेलन में किया जाता है। इस तरीके से यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था की स्थापना होती है और संयुक्त व्यवस्था अंततः खत्म हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो कांग्रेस व्यवस्था और मुनरो सिद्धांत यानी संयुक्त व्यवस्था बात की, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था और राष्ट्रपति जो जेम्स मुनरो के द्वारा जो दिए गए सिद्धांतों के बारे में जाना। और उसके पश्चात अगर बात की जाए, हमने जो अंतिम सम्मेलन जो यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का रहता है, कौन सा, जो सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में स्थित शहर हुआ सम्मेलन, उसके बारे में जाना। इसके पश्चात यूरोप की संयुक्त व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने देखा शुरुआती क्लास से, अगर बात की जाए नेपोलियन के पश्चात, जो पतन के पश्चात यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित होती है और ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती, 10 वर्षों तक चल पाती है। 1815 ईस्वी तक देखेंगे पूर्ण रूप से जो नेपोलियन का दमन होता है। उसके पश्चात 10 वर्षों तक यूरोप के देशों के द्वारा जो मिलकर आपस में जो यूरोपीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अंततः इनमें ही जो क्या हो जाता है, मतभेद उभर जाता है और इनमें जो इनके टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और अंततः जाकर ये यूरोप की संयुक्त व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अब इन राष्ट्रों के, यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जो अपनी जो स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की। अब इसका जो एक टॉपिक रहेगा हमारे यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की असफलता के कारण, उसका हम जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।